Hey everyone, welcome to my YouTube channel Legal Oxygen and today's topic is NGT और ये हमारी पहली वीडियो है हमारे चैनल पर। तो चलिए हम देखते हैं कि NGT के बारे में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम NGT का इंट्रोडक्शन समझेंगे। सेकंड इज़ है वर्किंग ऑफ NGT, NGT वर्क कैसे करती है। थर्ड इज़ NGT सुमोटो जुरिडिक्शन कि क्या NGT खुद से संज्ञान ले सकती है, इसे हम समझेंगे विद रिसेंट केसेस के साथ। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम NGT की फुल फॉर्म समझते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और इसे हम हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय हरित अधिकरण, और इस एक्ट को पूरा बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। चलिए अब हम इसके इंट्रोडक्शन को समझते हैं। यह पर्यावरण संरक्षण और वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत स्थापित एक विशेष निकाय है। NGT की स्थापना के साथ भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया और ऐसा करने वाला पहला विकासशील देश बन गया। चलिए अब हम इसे अपने नोट्स के थ्रू समझते हैं। NGT की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 में हुई। यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका ऑब्जेक्ट है पर्यावरणीय संबंधी मुद्दों को त्वरित निपटाने का कार्य करना, तथा इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तथा इसकी खास बात यह है कि इसे 6 महीने के अंदर अंदर निपटाया जाता है। NGT को स्थापित करने वाले देश, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने इसे स्थापित किया अपने यहाँ। सेकंड न्यूजीलैंड, माफ़ी चाहूँगा यहाँ पे न्यूजीलैंड की स्पेलिंग गलत है। थर्ड इज़ इंडिया। हेड ऑफिस की बात कर लें तो इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है। रीजनल ऑफिस तथा जोन की बात करें तो इसे हम एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। KBC आपने पढ़ा होगा, KBC कौन बनेगा करोड़पति, तो KBC पे। तो K का मतलब है यहाँ पे कोलकाता, जिसे हम ईस्टर्न जोन कहते हैं। B का मतलब है यहाँ भोपाल, जो कि MP में है, इसे सेंट्रल जोन कहते हैं। C का मतलब है यहाँ पे चेन्नई, जो साउथ जोन कहलाता है। और P का मतलब यहाँ पे पुणे है, जो महाराष्ट्र में है, वो वेस्टर्न जोन कहलाता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे एक अध्यक्ष होता है, 10 जुडिशरी मेंबर होते हैं, 10 नॉन जुडिशरी मेंबर होते हैं, जिसमें जुडिशरी मेंबर की मैक्सिमम लिमिट होती है 20 और सेम नॉन जुडिशरी मेंबर की भी मैक्सिमम लिमिट 20 होती है। अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो यहाँ पर अध्यक्ष के लिए या तो वह सुप्रीम कोर्ट का जज हो या फिर हाई कोर्ट का CJ हो, और साथ में या तो वो वर्किंग हो या फिर वो रिटायर हो चुका हो। ऐसे ही हम जुडिशरी मेंबर की बात करें तो उसे सुप्रीम कोर्ट का जज या फिर हाई कोर्ट का जज या CJ होना चाहिए, और सेम ऐसे ही वो रिटायर होगा या फिर वर्किंग में होगा। थर्ड, अगर हम नॉन जुडिशरी मेंबर की बात करें तो यहाँ पे उसे पहला डॉक्टरेट की उपाधि प्लस 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर सेंट्रल स्टेट लेवल पर पर्यावरण संबंधी 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर 15 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस हो। अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करें यहाँ पे तो अध्यक्ष को केंद्र सरकार द्वारा CGI के परामर्श पर अपॉइंट किया जाता है। ऐसे ही अगर हम जुडिशरी मेंबर की बात करें तो केंद्र सरकार चयन समिति द्वारा इन्हें अपॉइंट करती है। सेम अगर हम नॉन जुडिशरी मेंबर की बात करें तो केंद्र सरकार चयन समिति द्वारा इन्हें अपॉइंट करती है। अगर हम इन्हें हटाने की बात करें कि इनके पद से कौन हटा सकता है, तो अध्यक्ष को सेंट्रल गवर्नमेंट CGI द्वारा हटा सकती है, और जुडिशरी मेंबर को सेंट्रल गवर्नमेंट CGI के कंसेंट पर हटाती है, और नॉन जुडिशरी मेंबर को सेंट्रल गवर्नमेंट हटा सकती है। अगर हम टेन्योर की बात करें यहाँ पे तो अध्यक्ष जो होता है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट का जज है तो 70 साल तक रह सकता है। अगर हाई कोर्ट का CJ या जज है
तो 67 ईयर तक अपने पद पर बना रह सकता है। सेम अगर नॉन जुडिशियल मेंबर की बात करें तो वह 65 ईयर तक पद पर बने रह सकते हैं। चेयरमैन की बात करें तो फर्स्ट लोकेश्वर सिंह पंटा थे और सेकंड सत्येंद्र कुमार थे और थर्ड जो अभी फ़िलहाल बने हुए हैं वो आदर्श कुमार गोयल जी हैं। वॉयलेशन ऑफ एनजीटी रूल, यदि कोई एनजीटी के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे 3 साल का इम्प्रिजमेंट और 10 करोड़ तक का फाइन लगाया जा सकता है। एनजीटी 7 कानूनों के अंतर्गत सुनवाई कर सकता है, जिनमें से 2 एक्ट में एनजीटी को बाहर रखा गया है। पहला है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, सेकंड है अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी एक्ट 2006। चलिए अब हम इन्हें एग्जाम्पल की तरह समझते हैं कि एनजीटी क्या करता है। एनजीटी बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय सुना चुका है, जैसे 2012 में निर्णय दिया कि जले में कचरा ना जलाएं, 2017 में प्लास्टिक बैग पर बैन लगाना, 2015 में दिल्ली में 10 वर्ष से पुराने वाहनों के चलने पर रोक लगाना आदि। चलिए अब हम इसका उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति ऑयल फैक्ट्री डालना चाहता है, परंतु इसके लिए एनजीटी से उसे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर एनजीटी देखता है कि उसकी ऑयल फैक्ट्री से वनों को या वन्य जीवों या इंसान को कोई नुकसान हानि तो नहीं है, तो एनजीटी उसे परमिशन दे देता है, और यदि उसे नुकसान दिखता है वह परमिशन नहीं देगा फैक्ट्री बनाने के लिए। चलिए अब हम प्रोसीजर की बात करते हैं। प्रदूषण के शिकार और खतरनाक पदार्थों से जुड़ी दुर्घटनाओं सहित अन्य पर्यावरणीय नुकसान के लिए पीड़ित हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका पीआईएल डालेगा। सेकंड, उसके खिलाफ सिविल कोर्ट में या सिविल कोर्ट के समक्ष मुकदमा दायर कर सकता है। प्रत्येक आवेदन अपील पीआईएल के लिए जहां मुआवजे के लिए कोई दावा शामिल नहीं है तो उसे सिर्फ 1000 फीस देनी होगी, और यदि वह दावा मुकदमे के साथ है तो क्लेम का 1% या 1000 रुपये देना होगा। द एनजीटी एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स ए प्रोसीजर फॉर ए पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लाइंस। जैसा कि हमने पीछे समझा, imprisonment for a terms which may extend to 3 years, fine which may extend to 10 crore rupees, and both fine and imprisonment and appeal against order decision award of the NGT lies to the Supreme Court generally within 19 days from the date of communication. The NGT deal with civil cases under the 7 laws related to the environment. These includes, हमने पीछे पढ़ा था कि एनजीटी 2 एक्ट पर काम नहीं करती। अब हम देखेंगे कि वह 7 एक्ट कौन कौन से हैं जिन पर एनजीटी काम करती है। पहला है द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। सेकंड है द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेज एक्ट 1977। थर्ड है द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। फोर्थ है द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। फिफ्थ है द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। सिक्स द पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 एंड 7 है द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। चैलेंजेस की बात कर लें तो 2 महत्वपूर्ण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 को एनजीटी के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। यह एनजीटी के अधिकार क्षेत्र को प्रतिबंधित करता है और कई बार इसके कामकाज में बाधा डालता है, क्योंकि महत्वपूर्ण वन अधिकार मुद्दा सीधे पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। एनजीटी के फैसलों को अनुच्छेद 226 कुछ रिट करने के लिए उच्च न्यायालयों की शक्ति है के तहत विभिन्न उच्च न्यायालयों में चुनौती दी जा रही है, जिसमें कई एनजीटी पर उच्च न्यायालय की श्रेष्ठता का दावा करते हुए दावा करते हैं कि उच्च न्यायालय एक संवैधानिक निकाय है, जबकि एनजीटी एक वैधानिक निकाय है। यह अधिनियम की कमजोरियों में से एक है,
क्योंकि इस बारे में स्पष्टता का अभाव है कि किस प्रकार के निर्णयों को चुनौती दी जा सकती है। भले ही एनजीटी एक्ट के तहत इसके फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। चलिए अब हम कुछ लैंडमार्क जजमेंट देखते हैं जो एनजीटी द्वारा दिए गए हैं। पहला है 2012 में एक इस्पात निर्माता कंपनी पॉस्को ने इस्पात परियोजना स्थापित करने के लिए ओडिशा सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एनजीटी ने आदेश को निलंबित कर दिया और इसे स्थानीय समुदायों और जंगलों के पक्ष में एक क्रांतिकारी कदम माना गया। सेकंड जजमेंट हम देखते हैं कि 2012 में आल मित्र एच पटेल बनाम भारत संघ मामले में एनजीटी ने लैंडफिल सहित भूमि पर कचरे को खुले में जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध का निर्णय दिया। भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के मुद्दे से निपटने वाला एकमात्र सबसे बड़ा ऐतिहासिक मामला माना जाता है। चलिए अब दूसरा एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 2013 में उत्तराखंड बाढ़ मामले में अलकनंदा हाइड्रो पावर कंपनी लिमिटेड को याचिकाकर्ता को मुआवजा देने का आदेश दिया गया था। यहाँ एनजीटी सीधे प्रदूषक भुगतान के सिद्धांत पर निर्भर करता है। प्रदूषक भुगतान के सिद्धांत को हम प्रिंसिपल ऑफ पोल्यूटर पे भी कहते हैं। अब एक और जजमेंट के बारे में देखते हैं। 2015 में एनजीटी ने आदेश दिया कि 10 साल से अधिक पुराने सभी डीजल वाहनों को दिल्ली एनसीआर में चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी प्रकार 2017 में यमुना फूड प्लान पर आर्ट ऑफ लिविंग फेस्टिवल को पर्यावरण मानदंडों का उल्लंघन घोषित किया गया था। एनजीटी पैनल ने 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। एक और जजमेंट देखते हैं। एनजीटी ने 2017 में दिल्ली में 50 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक बैग पर अंतरिम प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि वे जानवरों की मौत का कारण बन रहे थे, सीवरों को बंद कर रहे थे और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे थे। हमारा आखिरी टॉपिक था कि क्या एनजीटी खुद से संज्ञान ले सकता है। तो चलिए देखते हैं कि एक मामला था जिसमें एनजीटी ने महाराष्ट्र के अपशिष्ट प्रबंधन मामले में खुद से संज्ञान लेते हुए पर्यावरण नियमों के उल्लंघन पर नगर महापालिका के ऊपर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। इसके बाद कई याचिकाएं दाखिल कर सवाल उठाया गया कि क्या एनजीटी खुद से संज्ञान ले सकता है। तो केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी को स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार नहीं है। जिस कानून के तहत इसका गठन किया गया है उसमें इस तरह के किसी अधिकार का जिक्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र के मामले से जुड़ी याचिकाओं पर यह तय करने के लिए सुनवाई कर रहा था कि क्या एनजीटी किसी मामले में खुद से संज्ञान ले सकती है। जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस श्रीकेश रॉय और जस्टिस सीटी रवि कुमार की पीठ ने केंद्र के इस पक्ष पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्य भाटी से पूछा कि अगर कोई पत्र या हलफनामा एनजीटी के पास आए तो भी क्या वह उस पर संज्ञान नहीं ले सकता। इस पर भाटी ने कहा, पत्र या हलफनामा मिलने के बाद मामले पर संज्ञान लेने व उस पर सुनवाई करना एनजीटी के प्रक्रियात्मक अधिकार हैं। भाटी ने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कानून 2010 की धारा 19 की उपधारा 1 का उल्लेख करते हुए कहा कि एनजीटी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर काम करती है। प्रक्रियात्मक पहलू शक्तियों को बाधित नहीं कर सकते। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से पेश भाटी ने पीठ को बताया कि पर्यावरण नियमों के अनुपालन को लेकर एनजीटी का गठन हुआ। प्रक्रियात्मक पहलू न्यायाधिकरण के अधिकारों को बाधित नहीं कर सकते, लेकिन कानून में कहीं भी स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार नहीं दिया गया। पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन दो पक्षों में विवाद नहीं, आम जन मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पर्यावरण कानून का उल्लंघन केवल दो पक्षों के बीच विवाद नहीं है, बल्कि
यह आम जनता को भी प्रभावित करता है। पर्यावरण संरक्षण के मामलों के निपटारे के लिए एनजीटी की स्थापना की गई है। चलिए अब हम इसके फाइनली कंक्लूज़न की तरफ चलते हैं। तो इसका कंक्लूज़न यह निकलता है कि मानव विकास गतिविधियों के साथ संतुलन में पर्यावरण के प्रभावी संरक्षण के लिए अधिक स्वायत्तता और एनजीटी के दायरे को व्यापक बनाने की आवश्यकता है। आई होप आपको आज का ये टॉपिक क्लियर होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, बाय बाय।